हम शुरू कर दें, बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बस याद रहे जैसे आप लोग बैठ के बातें करते हैं उसी तरह बात करते हैं। तो आप हमें थोड़ा कुछ बताना शुरू करें, जब आप क्या थे सर फिल्म जी शुरू में जो फिल्म क्रिटिक 50s में जब पाकिस्तान टाइम्स में आपने शुरू में लिखना शुरू किया तो सबसे पहला सितम तो मज़हर अली ख़ान ने मेरा ख्याल ये किया था कि आपको फिल्म क्रिटिक बना दिया उन्होंने। नहीं, उन्होंने नहीं बनाया था, इसमें गलतियाँ सारी मेरी थी। अखबार में इश्तहार छपा था कि फिल्म क्रिटिक चाहिए कि जो लोग फिल्मों पे रिव्यू लिख सकते हैं वो लिखें, उनको 10 रुपये मुफ्त दिए जाएंगे। तो हमारे लिए 10 रुपये भी उस ज़माने में बहुत थे, तो हमने लिखना शुरू कर दिया। जब 2-4 रिव्यू छप गए तो उनका अच्छा वो लिखते रहिए। फिर मैं आवारागर्दी में चला गया सिंध, तो जब मैं वापस आया तो उनका भी ऐसा ठीक नहीं है, आप मुस्तकिल लिखिए बस। ये किस ज़माने की बात? हाँ, किस साल की बात है ये 1950। 1950। मज़हर साहब पाकिस्तान टाइम्स में, मज़हर साहब भी पाकिस्तान टाइम्स में थे। मैं हिसाब लगाऊं 1950 में 10 रुपये ठीक ठाक होते थे। 1 रुपये 6 आने का टिकट होता था फिल्म का, 1 रुपये 6 आने का टिकट होता था। और मज़हर अली ख़ान भी उसी क्लास में फिल्म देखते थे। हाँ, जिसमें मैं देखता था। नहीं, मज़हर साहब तो मैंने देखा है, वो और ताहिरा तो गैलरी में देखा करते थे। 1 रुपये 6 आने में रीगल सिनेमा में 1 रुपये 6 आने में, उसमें पर्दा भी नहीं था। हाँ, रीगल में तो गैलरी थी नहीं ना, इसलिए हाँ बिल्कुल ठीक है। 1 रुपये 6 आने में वो भी बैठते थे। अच्छा। और दूसरा आदमी जो हमारे साथ बैठता था वो अभी जिक्र हो रहा था थियोफिल बुश का। क्योंकि मैं सोचता था कि मुझे तो मुसीबत है कि मुझे मैथनी देखना है ओपनिंग, इसको क्या मुसीबत है। And he used to be at the matinee nearly always. उसने लाहौर में जितनी फिल्में लगी उस जमाने में, वो सब की सब थी उन्हें देखी हुई थी। तो रहमान साहब 1950 मैं भी देखा करता था, मगर आपकी बजाय मैं छोटा होऊंगा, मैं कहीं 10 आने में कंसेशन का 10 आने का टिकट होता था, उसके पीछे वो मोहर लगा देते थे स्टूडेंट्स कंसेशन, तो आप 10 आने का टिकट लेके और 1 रुपये 6 आने में बैठ सकते थे। अच्छा, जब हमने देखना शुरू किया तो 12 आने जो थी वो लोएस्ट क्लास होती थी। 12 आने, और बहुत अरसे तक 12 आने जो थी वो मशहूर था 12 आने की क्लास। तो हिसाब लगा रहे हैं ना कि एडमिशन रेट क्या था, लेकिन जो ज़्यादा अहम बात थी वो ये कि फिल्म देखना शुरफा का मामूल था। यानी ये एक अच्छा मशगला समझा जाता था। और उसकी वजह ये थी कि जो पोस्ट वार सिनेमा में दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आई थी कि ख़ास तौर पे यूरोपियन और अमेरिकन सिनेमा में, जिसमें लिटरेचर से रिश्ता फिल्म का बहुत बढ़ गया था। और अच्छी फिल्में आती थीं, अच्छे बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में आती थीं, क्लासिकल लिटरेचर पर मबनी फिल्में आती थीं। तो उसकी वजह से एक सिनेमा गोइंग क्लास एक डेवलप हो गई थी लाहौर में। और इसी हवाले से कुछ थोड़ी सी डिस्कशन भी होने लगी थी। वो ऐसी क्लास थी वो कि बॉम्बे की फिल्म जब तक लाहौर में पास नहीं होती थी, पास नहीं समझी जाती। ये इतनी बड़ी क्लास की खूबी थी कि लाहौर में जो पास होती है, रतन वहाँ नहीं चली, यहाँ साल। अच्छा, वो पाकिस्तानी सिनेमा का तो ये उस वक्त नामो निशान था, ये शुरुआत थी, उसको भी आप कवर करते थे? नहीं, उसको भी देखते थे, कहना चाहिए कि देखना पड़ता था। अच्छा, मैं ये कहने लगा था, दिस वाज ये पाकिस्तान, ये जो इलाका है, इट वाज वेरी मच ऑन द इंटरनेशनल सीन। जिस वक्त हॉलीवुड में रिलीज होती थी फिल्म, उसी वक्त यहाँ पे भी हुआ करती थी, वहाँ की फिल्म भी। उसमें बड़ा एहतमाम होता था। और जो बाहर की फिल्में आती थी उसमें एक मिड वीक चेंज हुआ करती। मंगल के दिन। जी हाँ, तो मिड वीक चेंज में आमतौर पे ऐसी फिल्में हैं जिनके बारे में यकीन होता था कि लाहौर में नहीं चल पाएंगी, लेकिन उनमें कुछ मेरिट है, तो वो चलाई जाती थी।
और जो अच्छी पढ़ने लिखने वालों को भी होती थी, तो एक संडे मॉर्निंग शो होता था। बाद औक़ात वो स्टूडेंट्स के लिए किया जाता था फॉर स्टडी ऑफ लिटरेचर। अच्छा, ये आपने जो कहा कि ये शरीफों का, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का मशवरा हुआ करता था, रहमान साहब, बाकी तमाम दुनिया में ये बात फिर वापस आ गई है। बीच में कोई 20-30 साल टेलीविज़न ने सिनेमा को, जिसको पंजाबी में खुले लाइन कहते हैं, लगाए रखा, मगर ये फिर से आ गई है। पढ़े लिखे लोगों का अच्छी फिल्म बनने का, अच्छी फिल्म देखने की रवायत फिर शुरू हो गई। हमारे यहाँ नहीं हुई। हमारे यहाँ तो बहुत सी इसके बारे में मुश्किलात हैं। हमारे यहाँ अच्छी फिल्म बनने का बेसिस नहीं बना। अगर किसी मुल्क में कोई रिवायत किसी खास किस्म की पड़ जाए और वो मुनक़ता भी हो जाए किसी वजह से, तो फिर उसके रिवाइव होने के चांस का इम्कान रहता है। लेकिन चूंकि हमने ये काम किया नहीं, इसलिए, और जो काम करना चाहते थे वो यहाँ के मार्केट हालात में पिट गए। शुरू में बड़ा जज्बा था पाकिस्तानी फिल्म के हवाले से। ख़ास तौर पे एक वजह ये थी कि तकसीम से पहले ये एक मरकज़ था, बिल्कुल था, फिल्म साजी का, और अपने उठान पे था, यू वर ग्रोइंग। और वो जब सिलसिला मुनक़ते हो गया तो जो लोग बाहर से आए उन्होंने कोशिश की कि अपना पहला जैसा काम करके दिखाएं। और जो यहाँ के लोग थे, जैसे हर शोबे में जो रिप्रेस्ड एनर्जीज थी या रिप्रेस्ड टैलेंट थी, लिटरेचर में भी और आर्ट में भी और सिनेमा में भी, वो उसमें कुछ निकलने की कोशिश की। तो बहुत कोशिश करते थे कि कुछ काम करके दिखाएं। वो मार्केट फोर्सेस ने उनको ख़त्म कर दिया। आप ये देखिए कि ग़ालिबन 1951 में W.Z. अहमद और ख्वाजा खुर्शीद अनवर, मसूद परवेज, नहीं, मसूद परवेज का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इसलिए किसी और हवाले से, अच्छा, कि ये 52-53 में जाके और ख्वाजा खुर्शीद अनवर 55 में जाके फिल्म बना सके। यानी मसूद परवेज ने तो आते ही बनानी शुरू कर दी। 1948 में उन्होंने अपनी फिल्म शुरू कर दी, मंतो साहब की कहानी पे। इसी तरीके से नज़ीर साहब ने आते ही शुरू कर दी, शौकत रिजवी ने आते ही शुरू कर दी, 1949 में उनकी चलने रिलीज हो गई। लुकमान साहब ने आके अपने काम शुरू कर दिया। तो ये 2-3 तरह की ट्रेंड्स चल रही थी। फिर उसमें कुछ यहाँ के जो लोग थे, एक आध डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद खुद डायरेक्टर बन गया, अमर कमाल पाशा की तरह से। लेकिन वो रिवायत इस वजह से नहीं बढ़ सकी कि हमारी अदब और आर्ट की रिवायत भी बहुत कमज़ोर थी। किसी भी समाज में सिनेमा अलग से नहीं पैदा हो सकता। जो उसके ओरिजिन्स हैं, जो माखज़ हैं, जिस पे वो डिपेंड करता है, उसमें कई चीज़ें हैं। उसमें प्रोफेशनलिज्म है, उसमें आर्ट की समझ है, उसमें लिटरेचर का बड़ा दखल होता है। वो कमज़ोर रही। उसमें जो ये अगर फिल्म की मौसीकी जैसे फिल्म की मौसीकी हमारी निस्बतन जानदार थी। उसकी वजह यह थी कि यहाँ कई आदमी ऐसे थे, अगर मैं अब याद करूँ, कि मास्टर गुलाम हैदर, फिरोज निज़ामी साहब थे, फिरोज निज़ामी साहब, एक और थे जिनको लोग गर्दानते नहीं थे, बाबा चिश्ती जी। लेकिन ये मेलोडी का ज़माना था सारा, कमाल हासिल था। और शुरू में तो पंडित अमरनाथ ने भी कुछ म्यूजिक दिया फिल्मों का जी, मगर वो तो सब वो तो वतरबूद हो गया जी, वो कोई नहीं, वो लोग आते रहे। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि हमारी मौसीकी की में टैलेंट पूल, एक्सपीरियंस
और डिज़ायर फॉर ओरिजिनलिटी थी। उसकी एक वजह ये भी थी, इससे एक बात दूसरी निकलती है कि ये सारे के सारे लोग यहाँ की ज़मीन और आबो हवा में रूपित थे, जबकि डायरेक्टोरियल टैलेंट जो थी वो गालिब जो थी वो इम्पोर्टेड में से कहता हूँ, और वो ऐसे लोगों की थी जो अपने माहौल से कटकर, जैसे बड़े दरख्त को तने से काट के आप लाके बम्बई से लाहौर में लगाने की कोशिश करें, तो वो जिस माहौल और जिस समाज में रिएक्ट करते थे वो यह नहीं था। और उसके अंदर ये निकला कि वो फिल्में यहाँ बनाते थे और समाज वहाँ का देखते थे, तो वो रिलेट नहीं होती थी यहाँ से। जब तक रिलेट ना हो तो बड़ी फिल्म नहीं बन सकती। हम ये 47 से बाद की सिर्फ बातें कर रहे हैं कि पहले की भी कर रहे हैं? रहमान साहब आप तो उससे पहले भी थे। नहीं, मैं तो लाहौर में 1948 में आया था। अच्छा, 1948 में ही आए। मैं जो मर्जी करते, उससे पहले कहाँ होते थे आप, कभी बताएं तो सही। नहीं, उससे पहले तो अपने वजूद का इल्म ही नहीं है। अच्छा, मैं एक बात का बहुत कायल हूँ। एक ज़माने में बड़ा फटा था कि रहमान साहब, आइए रहमान, IAR सब लोग कहते हैं, नाम क्या है। एक हमारा छोकरा आया हमारे पास, बेटा, उसको इनसे पता लग गया, उसने उस पर कॉलम लिखा, मगर उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने उसमें भी लिखा नहीं कि है क्या। और आज की महफिल में जितनी देर मर्जी चले हम बताएंगे नहीं, ये 100 साल के बाद सब ढूंढते फिरें कि मैं था क्या। आई थिंक बड़ी अच्छी बात होगी कि वो ढूंढते रहें। अच्छा जी, आप मुझको ये बताएं, मौसीकी की, मेरी बात आपकी बात मुझको समझ आई। मौसीकी की बहुत बड़ी रवायत थी, वो कुछ हिस्सा उसका जो फिल्म में गया वो भी ठीक ठाक गया। मेरा ज़ाती ये नज़रिया है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, सब कॉन्टिनेंट की फिल्म इंडस्ट्री 100 साल की जो है, उसकी वाहिद कंट्रीब्यूशन फिल्म म्यूज़िक है। बाकी सब, अच्छा वो अच्छी 2-4 फिल्मों को छोड़ के बाकी सब फजूलियत है, मगर ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एक और भी है। अच्छा, ज़बान। अब सारे सब कॉन्टिनेंट में जो ज़बान बोली जाती है, यानी केरला में भी बोली जाती है और बंगाल में भी समझी जाती है और मध्य प्रदेश में भी और किसी हद तक पेशावर में, हमारे देहात में नहीं समझी जाती भी। लेकिन इस बात पे मौलवी अब्दुल हक को भी कभी एतराफ़ था कि हिंदुस्तानी फिल्म ने एक सब कॉन्टिनेंट में लिंगुआ फ्रैंका के राइज करने में बड़ा किरदार अदा किया। अच्छा, वो तो बेध्यानी में हो गया ना, हो गया, मगर मौसीकी मेरे ख्याल में कि वो बहुत बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है। मगर आप मुझे ये बताइए कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, वो जब एक मीडियम शुरू हुआ रेडियो, तो उसमें गए सारे, और वहाँ पे उन्होंने चला, खासी देर चला, उनका बोलबाला रहा। फिर उन्होंने फिल्म में भी आए या आने की कोशिश की। आपने कहा कि रवायत चूंकि लंबी चौड़ी थी नहीं, रहमान साहब तो कहीं भी नहीं थी, फिल्म तो नया मीडियम था, तो बाकी सब जगह चल गया, हमारे यहाँ क्यों नहीं चला? देखिए, वो आपने कहा ना रेडियो में चले गए। रेडियो में जाने वालों को किसी फाइनेंशियल पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। वो जो कुछ करते थे, उनका जिसके अहल थे या जो सलाहियत थी वो वहाँ पेश करते थे। आवाज़ की सलाहियत थी, वो ड्रामे में हिस्सा लेते थे। डायरेक्शन की सलाहियत थी तो वो उसको अरेंज करते थे, और उनको ये फिक्र नहीं होती थी कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हुआ, वो ज़्यादातर तो लोग कहते हैं कि फिल्म बनाने वालों की कमी थी, लेकिन फिल्म बनवाने वालों की बहुत कमी थी। फिल्म बनवाने वालों की? अच्छा, यानी वो एक ज़माना था जब इसी लाहौर में जब मेहरा था और एक AR कारदार था और इस किस्म के जो लोग थे, तो जो अपने घर की जमा पूंजी से कपड़े का छत बना के पंचोली और शोरी कर लेते हैं, वो बाद में आए, देखिए हम आफ्टरवर्ड। ठीक, तो लेकिन उसके बाद जब बरसरीर में फिल्म साजी शुरू हुई, तो कलकत्ते में और बम्बई में बड़ी कंपनियां बन गई।
अच्छा। बड़ी कंपनियां बन गई हैं। जो पहले सरपरस्त तो सिनेमा के वही थे जो कि पास से थिएटर चलाते थे, या मालदार लोग थे। जैसे बंगाल का एक जज था जिसने अपने बेटे से कहा कि जाओ बनाओ फिल्म, लेकिन क्लासिक बनाना। अच्छा। तो वो यहाँ जो फिल्म बनवाने वाले बने, पाकिस्तान में जैसे सारा काम दूसरे दर्जे के माल का होता रहा कि उनको पता नहीं था कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। दफ्तरों में लोग बैठे हुए थे, डिब्बे संभाल के बैठे हुए थे जी, वो डिब्बों के मालिक यहाँ से गायब हो गए, तो वो फिल्म साज बन गया। They had no experience of और इसने फिर हमारे यहाँ पे लोगों को आने से मना कर दिया। आप अगर देखें कि 50 की दहाई 60 की दहाई में सिर्फ 2-3 पढ़े लिखे आदमी आए और उनको जगह नहीं मिलती थी। यानी अहमद बशीर को तो जगह ही नहीं दी किसी ने, आने घुसने ही नहीं दिया। कमर आफ्ताब साहब पढ़ा के आए, उनको भी किसी ने नहीं घुसने दिया। आका गुल का बेटा वहाँ से पढ़ के आया कैलिफोर्निया से, उसने एक भी फिल्म नहीं बनी, एक शायद प्रपोज की थी। नहीं लैब चलाता रहा वो, नहीं फिल्म को नहीं, वो लैब भी नहीं चलाता, वो तो ड्यूटी फ्री शॉप। हाँ मैं हमारा दोस्त जानते हैं। एक आया परवेज, जो कैलिफोर्निया से पढ़ा के आया, परवेज मलिक, वो घुस गया। परवेज मलिक काम किया। अच्छा एक मिनट ठहर जाए रहमान साहब, ये मैं बात सारी आपकी मानता हूँ। एक बात तो, एक तो मुझको ये बताइए, क्लियर दिस अप समटाइम। मेरा इंप्रेशन कुछ ये है कि 40s में लाहौर भी तकरीबन उतना ही बड़ा सेंटर था फिल्म का जितना कि बम्बई या कलकत्ता था, अगर नहीं था तो वो बता दीजिए। अच्छा, फिर आप मुझे ये दूसरी बात ये बताएं कि आपने कहा कि बहुत पढ़े लिखे लोग कोई यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए, वो उधर भी नहीं आए रहमान साहब को, मतलब बहुत लायक लोगों ने तो नहीं किया। देखिए ये सत्यजीत राय वगैरह तो बहुत बाद में आए ना, फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसे ही लोगों ने चला दी। ऐसा ये डिबेटेबल पॉइंट है, वी कैन एग्जामिन इट। दैट इज व्हाई आई एम बिगिनिंग अ डिबेट। वी कैन एग्जामिन इट। हाँ, देखिए हिंदुस्तान में जो सीरियस फिल्म मेकिंग शुरू की वो थे हिमांशु राय। अच्छा जी, हाँ, नाम सुना हमने, कोई तो फिल्म में भी डाला था। हिमांशु राय थे जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज की बुनियाद डाली, छूट करनी। तो वो यूरोप से पढ़ के आए। अच्छा। खुद लाहौर में जो जिन लोगों ने यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू की, वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। इवन सबचोलीज फादर के वो वहाँ से, चाहे उनकी ट्रेनिंग जो थी वो उस जमाने में जो न्यूज़रील आती थी, ब्रिटिश मूवी टोन किस्म की, उस तक रही हो, लेकिन वो थे। अच्छा, दूसरे अभी ये पहली देवदास किसने बनाई थी भाई? सरकार ने, सरकार बॉम्बे। अब ये सरकार जो था, ये सरकार न्यू थिएटर्स वाले, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी ने थिएटर कायम किया। इस फादर वाज ए जज। अच्छा। तो उसने कहा मैं अपनी फिल्म बनाना चाहता हूँ। कहा बनाइए, जैसे मैंने पहले कहा कि बनाइए और सिर्फ क्लासिक बनाइए। तो वो क्लासिक बनाने यहाँ लाहौर में आया था आगा अशर को लेकर। वाह। और उससे कम नहीं बनाते थे। तो एक एलिमेंट था जिसको आप कह सकते हैं कि जिसने इंटेलेक्चुअल पुश दी। मतलब हिमांशु राय की जो पहली फिल्म थी वो लाइट ऑफ एशिया थी, विच वॉज ए हाईली नेशनलिस्ट फिल्म। महात्मा बुद्ध पे। जी, महात्मा बुद्ध पे। और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध, उसके बाद और बनी वो हरीश चंद्र। तो ग्लोरी, द कम्युनिटी ऑफ पीपल, हिस्ट्री, ये चीजें उसमें आती थी। I will not call Sohrab Modi an illiterate man. He may not have been very literate, लेकिन महबूब भी था। जो
फिल्म डायरेक्टर बनने से पहले उसको कुछ भी नहीं आता था। मैं वही तो कहने लगा था कि रहमान साहब के मतलब देखिए अब ये बड़े लोग थे, मरा के हम इज्जत करते हैं, इन्होंने अच्छा काम किया, पर ये को बहुत कमाल के, वो पढ़े लिखे लोग तो नहीं थे। नहीं, पढ़े लिखे नहीं कह रहा, हाँ। पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, लेकिन दो सेंस मिलके बड़ी चीज बनाते हैं। एक इंटेलेक्ट और एक प्रोफेशनल स्किल। तो प्रोफेशनल स्किल भी बहुत से लोगों ने आई, और ये मसला ज़ेर बहस से कम मैं तो उसमें बिलीव करता हूँ कि फिल्म को एक आदमी नहीं बनाता, टीम वर्क। और सबसे अच्छी फिल्म वो होती है जिसमें कि राइटर और डायरेक्टर का जहन बिल्कुल मिल जाए। नहीं? बहुत से लोग कहते हैं कि वही फिल्म अच्छी होती है जो डायरेक्टर स्क्रिप्ट करे, और उसकी मिसालें देते हैं आइजनस्टाइन के हवाले से या पदोकिन के हवाले से, वो वॉज ग्रेट फिल्म मेकर्स ऑफ सोवियत यूनियन। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं, जैसे कि मैंने खुद यहाँ पाकिस्तान में देखा, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की फिल्मों में देखा, जो कि बहुत बड़े फिल्म बनाने वाले थे, कि जब तमाम फंक्शन एक आदमी में आप कन्वर्स कर दें तो वो फिल्म जो है अपना बैलेंस खो देती है। तो ज़्यादा बेहतर तरीका वही होता है कि इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडियम और स्किल, ये जब किसी टीम में जमा हो जाए तो फिर वो फिल्म अच्छी लगती है। हम फिल्म के पीछे चल पड़े हैं। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, कैन वी गो बैक टू पाकिस्तान टाइम? यस, फिल्म थिएटर, वो दैट वाज अ मिलियन, और क्या कुछ था, इंग्रेडिएंट्स क्या थे उस मिलियन के उस वक्त? बात ये कि मैं तो बहुत कम उम्री में और कम इल्म होने की वजह से जब पाकिस्तान टाइम्स में दाखिल हुआ तो वो मुझे बहुत ही रिच और अजीब जगह नज़र आई, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स थे, और खाली प्रोफेशनल नहीं थे, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हाईली सेंसिटिव लोग रहते थे और काम करते थे, जो जिनका अपना एक तस्वुर भी था। और कहने को तो बहुत सी बातें आदमी कह सकता है, बाद में ये भी सोच सकता है कि पाकिस्तान टाइम्स वॉज मॉडल्ड आफ्टर द बेस्ट ऑफ द ब्रिटिश जर्नलिस्ट ट्रेडिशन और न्यूज़पेपर ट्रेडिशन, लेकिन ये जो अहम बात थी वो ये थी कि अखबार पूरी ज़िंदगी का अहाता करता था, और जो तसव्वुर एक बाशऊर शहरी का पेश करता था, उसमें सब चीज़ें आती थी, जिसे बाद में मुकम्मल अखबार भी कहा गया है। कि मुकम्मल अखबार क्या होता है कि जिसमें हुकूमत में आने और हुकूमत से जाने वालों की कहानियों के अलावा जो आम आदमी है, आम आबादी है, आम शहरी हैं, उनकी ज़िंदगी का भी पर्तो उसमें नज़र आना चाहिए। फिर बड़ा बहुत इस बात पे इसरार होता था कि कल्चर के लिए जगह बहुत कर दी जाए। तो जब मैंने फिल्मों पर लिखना शुरू किया, या लिखना सीखना शुरू किया, तो मुझे तो पता आता नहीं था कुछ, लेकिन फिर किसी दिन मुझे कह दिया उन्होंने कि एक ड्रामा होने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज में, उसको जाके रिव्यू कर दें। तो मेरी मुठभेड़ शोएब हाशमी से हो गई, फरीद अहमद से हो गई, सखी सुल्तान से हो गई, और एक खातून होती थी। ये सब तो लड़के होते थे, एक खातून होती थी पेरीन कूपर। तो मतलब ये कि अगर ये याद किया जाए कि पाकिस्तान टाइम्स के अलावा भी
एक शहर की एक तहजीबी ज़िंदगी थी, जिसमें हर हफ्ते अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बैठक होती थी और मुकाबले में हल्का अरबाब ज़ौक़ की भी मीटिंग होती थी और कहीं से कोई आदमी पंजाबी का भी एक कोई पर्चा लेके बगल में नज़र आता था और कुछ बुजुर्ग किस्म के लोग अपना पुराना काम जारी रखे हुए थे। तो ये था, तो उसमें पाकिस्तान टाइम्स को और उसके बाद इमरोज़ को, क्योंकि पाकिस्तान टाइम्स का तो बड़ा कंट्रीब्यूशन था अंग्रेज़ी सहाफ़त को फ़रोग़ देने में, लेकिन जो इमरोज़ ने इनकलाबी तब्दीली पैदा की उर्दू अखबार नवीसी में और उर्दू जर्नल सहाफ़त में, वो अपनी जगह पे एक बड़ा कारनामा था। तो पाकिस्तान टाइम्स में बहुत होता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन एक कमिटमेंट अंडरडॉग के कॉज के साथ जो थी वो सबसे ऊपर थी। कि जो अंडर प्रिविलेज हैं और मौका खुला था, यानी कोई बहुत काबिल लोग वहाँ पे काम करते थे, लेकिन हमारे जैसे नौवारदों के लिए भी कोई मैदान की कमी नहीं थी। ये सारी जो बहस जो है ना, जो शुरू करवाने की कोशिश कर रही है, मुझे एक प्रॉब्लम है इसके साथ। आपने कहा कि अच्छा, हाँ, फिल्म भी देखते थे, अब ड्रामा भी होता था, साल में 2 ड्रामे हुआ करते थे, गवर्नमेंट कॉलेज किया करता था, कैडेट कॉलेज किया करता था। अब ईंट उठाओ तो हर स्कूल वाले जो 5-6 ड्रामे लेके बैठे हुए हैं। अखबार आपने कहा, आई थिंक यस, पाकिस्तान टाइम्स इन इट्स हेडे वाज अ गुड पेपर। अब भी अच्छे अखबार भी हैं, खराब भी हैं, मगर अच्छे अखबार भी हैं। रहमान साहब, कहीं ये तो नहीं बम्बे बड़ौदा होती थी, सेंट्रल इंडिया BBCI, बम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया रेलवे, ये फिर इसी तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे होती थी, जिसका मरकज़ यहाँ लाहौर में था और जिसकी एक बहुत बड़ी वर्कशॉप थी, जो कम से कम लाहौर में यानी मेहनत कश आबादी का पहला जो जिसमें से पैदा होनी शुरू हुई, जिसमें 2 आने रोज़ पे जाके मजदूरी करते थे लोग, वो यहाँ की रेलवे वर्कशॉप थी। तो ये तो थी, लेकिन फिर बाद में एक कारखाना ओकाड़ा में लग गया, एक कारखाना जो जिसे आप फैसलाबाद कहते हैं वहाँ लग गया, एक छोटा सा कारखाना लाहौर में भी लग गया। ये अलग बात है कि जहाँ वो कारखाना था, अब वहाँ मजहबी नफरत फैलाने की किताबें छापी जाती हैं और बेची जाती हैं। नहीं कहलाता अब भी वो मेला राम कंपाउंड है, लेकिन ये अब दूसरा है। तो उसमें जो लोग बढ़ाने वाले थे, उसमें सियासतदान भी थे। मसलन मियां इफ्तिखारुद्दीन ने अपनी वजारत छोड़ दी इस बात पे कि आप एक मौका मिला है आपको ज़मींदारी कम करने का, लैंड रिफॉर्म करने का, तो आप चाहते हैं कि दोबारा उनको ज़मींदार बना दिया जाए, लैंडलॉर्ड बना दिया जाए। तो उनका मुतालबा ये था कि जो ज़मीनें फारिग हुई हैं, गैर मुस्लिमों ने छोड़ी हैं, उनको किसानों में तकसीम की जाए और उनको अपने ग्रोह में इस तरह आबाद किया जाए कि उनकी ज़िंदगी में जो तकसीम से डिसलोकेशन हुई है वो न होने पर। डॉक्टर साहब यही था ना जी। तो उनका नहीं, हम नहीं मानते, तो हमका इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये एक चीज़ थी। या मेरे एक बहुत मोहतरम ट्रेड यूनियन के लीडर थे कामरेड अब्दुल सलाम, जो ओकाड़ा में ट्रेड यूनियन करते थे, और वो बड़ी ज़ाती कुर्बानियाँ दे करके वो ये लोग काम करते थे, और बहुत कुछ बाहर रह के वो ज़्यादा कमा सकते थे और अच्छा गुजर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि हमें यही काम आगे बढ़ाना है। एरिक स्पिरिन इंग्लिस्तान से पढ़ के ये बताइए ना, आप बताइए ना। नहीं, मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं, एरिक स्पिरिन जो बहुत यहाँ के यानी पाकिस्तान के चंद नामवर तरीन और फाजिल तरीन असातिज़ा में शुमार है, वो इंग्लिस्तान से पढ़ कर आए
1935 शायद। ये 1935 के करीब। या और पढ़ कर आए और यहाँ पे छोटे छोटे काम किए और बहुत उन्होंने तब तरक्की की तो बहुत उन्होंने को किया, बहुत आलूदगियों में फंसे तो इस्लामा कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। लेकिन 32वें महीना के हम वक्त वो कारकुन थे, 32वें महीना पे वो काम करते थे। अच्छा। इंग्लिश आने पड़ेगा। और चूँकि मुसलमान नहीं थे तो पार्टी के दफ्तर में उनको रोटी भी थोड़ी मिलती थी और बची भी मिलती थी, क्योंकि हम तो एक दूसरे का खाने वाले लोग हैं ना। रहमान साहब, रेलवे के मुतालिक एक दिलचस्प बात यह है जी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वर्कशॉप यहाँ थी और उस ज़माने में ये रेलवे कैरेजेस लाहौर में बना करती थी और उस ज़माने में लाहौर में रेलवे इंजन्स भी बनते थे। तो एडवांस्ड जगह थी ये और इसलिए यहाँ वो तहरीक भी बहुत ज़ोर की थी, क्योंकि ख़ास तौर पे जब जंग अज़ीम छिड़ गई, दूसरी आलमी जंग छिड़ गई, तो फिर वो वर्कशॉप बेहद अहमियत अख्तियार कर गई। उसमें लोहे की भट्टियाँ थीं जिससे एक तरह की स्टील मिल थी उसके अंदर एक बड़ा पावर हाउस था। तो खासी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल जगह थी वो। बहरहाल देखना यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो तहरीकें फ़ौरन बनने के बाद चली, उसमें एक मज़दूरों की तहरीक और तालीम की जो तहरीकें थीं वो ज़ोर शोर से चली। बहुत से स्कूल बने, नई अंजुमनें बनी, अंजुमन हिमायत इस्लाम ने बहुत काम किया, उनका दायरा कार बढ़ा। तो तालीम की और फिर किसानों की भी और मज़दूरों की ये समाजी तहरीकें चलती रहीं, बावजूद इस बात के कि जो आबादी थी लोकल भी और जो वहाँ से आए भी थे और जो असेंबलियों के मेंबरान भी थे, वो हिंदुओं की और सिखों की मतरूका जायदाद के लूट मार में लग गए और इस तरह तहरीकों को नुकसान पहुंचा। जिस तरह आजकल पैसा एक वैल्यू बन गया है और लोग इलेक्शन जो है वो पैसे के ज़ोर पर जीतने लगे हैं, तो उन दिनों सारी तवज्जो जो थी इस कम अज़ कम जो दरमियाना तबका था और ऊपर का तबका, उस वक्त ऊपर का तबका छोटा था, ये लोग लूट मार में लग गए और उससे खासा नुकसान पहुंचा समाजी तहरीकों को। एक जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा था वो एकदम से कम हुआ 1947 में। जी कम हो गया, लेकिन यहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, मैं उसमें इजाफा करना चाहूँगा कि गैर मुनक़सिम मुल्क में जो गैर सरकारी तालीमी इदारे थे उनका बड़ा हाथ था। जैसे इस्लामिक कॉलेज लाहौर में, इस्लामिया कॉलेज पेशावर में, कराची में सिंध मदरसा इस्लाम जो अफंदी साहब ने बनाया, जिनको सिंध का सर सैयद कहते हैं, तो वहाँ यहाँ हमारे एक समाजी तहरीकों में एक मोतबर नाम है ग़ुलाम तिबरिया का। तो वो उन्होंने नया वहाँ से अलीगढ़ से इंजीनियरिंग में डिग्री ली और उनसे सबसे कहा गया कि आप लोग जाएं पाकिस्तान और वहाँ जाके काम करें। तो वो आ गए, हालांकि वो मुस्लिम लीग से कोई ऐसे मुत्तफ़िक़ नहीं थे, बल्कि खासे उस पर तनकीद करते थे, लेकिन आ गए और उनके साथ और भी इंजीनियर्स आ गए। तो उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि यहाँ के एक ब्रैडला हॉल में, जो जिसकी और वजह शोहरत और भी है कि वहाँ पर कांग्रेस का दफ्तर होता था और कांग्रेस के जलसे हुआ करते थे, ब्रैडला हॉल में एक मिली तकनीकी इदारा कायम किया, क्योंकि ये ख्याल था कि इस जगह पे जो इंजीनियरिंग की या मैकेनिक की जो तालीम है वो कम है। सिविल इंजीनियर तो थे, बहुत थे, डॉक्टर साहब थे, लेकिन ये कि जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फील्ड हैं इसमें मुसलमान बहुत कम थे। फिर पढ़ाने का तो हाँ, वो अभी तक चलता है, शायद अभी तक है वहाँ पे थोड़ा सा। वो बड़ी
उसमें सब लोग वॉलंटियर काम करते थे, कोई तनख्वाह नहीं लेता था, और हर किस्म के बच्चों को वहाँ पे तालीम दी जाने की। इट वॉज अ पॉलिटेक्निक जी, हाँ, मिली तकनीकी दायरा पॉलिटेक्निक, जिसमें जो जैसा पॉलिटेक्निक होते हैं। फिर एक उनसे भी ज़्यादा मोतबर नाम जो है हमारे उसमें आता है, जहन में आता है, वो थे अख्तर हमीद खां। नहीं, तो अख्तर हमीद खां भी मैं कह सकता हूँ आपके, कुछ लोग तो वो होते हैं जो कि समाजी तहरीक में शामिल होकर उसको आगे बढ़ाते हैं या उसमें काम करते हैं, लेकिन अख्तर हमीद खां तो समाजी तहरीक चलाने की अहलियत रखते थे, इन नई चीज़ शुरू करने की अहलियत रखते थे। नहीं, तो उनका भी यही है कि वो भी ICS थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया ICS से, और उस वक्त दिया जबकि ICS तो बहुत बड़ी चीज़ होता था। आजकल के मिनिस्टर तो कुछ भी चीज़ नहीं है। और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं समाजी तहरीक शुरू करने से पहले जो समाज के पिछे हुए एलिमेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा करना चाहता हूँ। नहीं, चुनाचे उन्होंने एक दुकान पे बैठ के ताले बनाने शुरू किए ताकि ये देखा जाए कि जो कारीगर है, जो सन्नाह है, उसकी ज़िंदगी कैसी है। फिर उनकी समझ में ये आया कि इनफरादी तौर पे अपनी ज़िंदगी का रुख बदल लेने से समाज में तब्दीली नहीं आती। और ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि आप अच्छे हो जाइए तो समाज अच्छा हो जाएगा, उनका नहीं, ये तो बहुत लंबा रास्ता है, ये तो होगा ही नहीं। तब उन्होंने ये फैसला किया कि समाज में तब्दीली के लिए तहरीक चलानी चाहिए और उसके लिए कोई फोरम होना चाहिए, उसके लिए कोई प्लेटफार्म होना चाहिए, उसके लिए कोई बाकायदा मनसूबेबंदी करनी चाहिए। तो ये समाजी तहरीक चूँकि बड़ी देर में रंग लाती है, उनके कई दौर आए। एक कोई पेशावर में एक दौर था, फिर उसके बाद उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में कोमिला का एक दौर था। लेकिन ये उनकी तहरीक ने जो फल दिया और जहाँ वो बारावर हुई वो कराची की औरंगी पायलट स्कीम है कि आप जाके देख लीजिए कि लोग ये समझते हैं कि औरंगी में घर बन गए जी, लोग रहने लगे। नहीं, ये खाली इतनी बात नहीं है, बल्कि औरंगी में रहने वालों ने अपनी समाजी तरक्की का अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको आगे बढ़ाने में जो काम करके दिखाया वो बड़ा मिसाली है। और अब कहीं कहीं कोशिश की जा रही है कि उस काम को रेप्लिकेट किया जाए, हो रहा है, लेकिन ये एक बड़ी तहरीक थी जो कि जिसका हम कह सकते हैं कि जो एक नैरो लेन में नहीं थी। खद्दरपोश का भी जिक्र करें। खद्दरपोश का डॉक्टर साहब आप बताएं, लेकिन खद्दरपोश भी जो थोड़ा सा मुझे उसका थोड़ा पहले लेना पड़ेगा जी कि जैसे डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि जो आलमी सतह पर तब्दीलियाँ हो रही थी, उसमें एक बड़ी तब्दीली ये हो रही थी कि जो आला तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हसास अफराद थे, उन्होंने समाजी तरक्की का तहरीक का काम शुरू किया। मिसाल के तौर पे इंग्लिस्तान में पढ़ते थे, बड़े बड़े मालदार माँ बाप के औलाद थे। वहाँ उन्होंने कहा कि लिखने वालों का एक समाजी फ़र्ज़ होता है और एक सियासी फ़र्ज़ होता है। चुनांचे उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बुनियाद डाली, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद डाली, जिसका हमारे पूरे बड़े सग़ीर की समाजी सोच में क्यों डॉक्टर साहब इतना बड़ा उसका जो है हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है, वो उन्होंने की। तो इसी तरीके से कई ICS जो थे वो और कई फ़ौजी लोग भी उस ज़माने में
जो फिजा चल रही थी दूसरी जंग अजीम के दौरान, उसमें वो तरक्की पसंद नज़रियात से मुतासिर हो गए और किसी हद तक वो उन्होंने अपना कौमी किरदार अदा करना शुरू किया। तो हिंदुस्तान में बड़ा नाम है मुरारजी देसाई का, वो भी ICS थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और कांग्रेस में चरखा काटने लगे। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस तो खैर तो चले गए, वो तो वो भी ICS थे। वो तो हो नहीं पाए थे, लेकिन कई लोग जो कि इस तरह के उसमें थे। तो हमारे यहाँ ये अख्तर हमीद साहब का मैंने जिक्र किया। अच्छा, फिर कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपनी मुलाजमत रखते हुए भी समाजी तहरीक का हिस्सा बनना चाहते थे। तो जैसे मसूद खद्दरपोश के बारे में जब मैंने पहली दफ़ा सुना और पहली दफ़ा उनकी फिल्म देखी जी, और आई थिंक इट मस्ट बी 49 जी, तो वो उसका ताल्लुक़ था जो काम उन्होंने बम्बई में आदिवासियों के लिए किया था। बम्बई का सूबा बहुत बड़ा था, उसमें आज का बम्बई और आज का गुजरात और आज का सिंध सब शामिल था। और उसमें एक बहुत बड़ी आबादी थी आदिवासियों की। अच्छा, जिनको अब आप लोग इंडिजिनस पीपल कहते हैं। तो वो बेचारे कबायली रहते थे, ना वहाँ सड़कें, ना वहाँ कोई स्कूल, ना वहाँ कोई तो मसूद साहब जो बाद में खद्दरपोश के नाम से जाने जाते थे, मसूद खद्दरपोश, ये बॉम्बे के कोटे में ICS थे। अच्छा। तो उनकी पोस्टिंग वहाँ थी, वहाँ उन्होंने स्कूल बनाने शुरू किए, उन कबायलियों से गले मिलना शुरू कर दिया, उन कबायलियों के साथ खाना खाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उनको मसूद भगवान कहना शुरू कर दिया। मेरी जो मैंने पहली मर्तबा उनको देखा और वो फिल्म देखी, उससे बात हुई, तो वो उस वक्त मसूद भगवान कहलाते थे। खैर जब वो पाकिस्तान में आ गए और सिंध में उनकी पोस्टिंग हो गई, तो फिर यहाँ भगवान तो नहीं कहलाए जा सकते थे, ये तो था। लेकिन ये कि उन्होंने अपने लिए एक और रास्ता निकाल लिया कि गवर्नमेंट ने एक किसानों के मुतालबे पे एक कमेटी कायम की, इसका नाम था सिंध हारी कमेटी, कि ये तफ्तीश करके बताए, तहकीक करके बताए कि सिंध में किसानों के साथ या हारियों के साथ किस किस्म का सलूक होना चाहिए। तो वो कमेटी में ज़्यादा लोग जो थे वो तो ज़मींदारों के और वडेरों के हक़ के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, टेनेंसी लॉ में थोड़ा बहुत कर देते हैं ये। लेकिन मसूद खद्दरपोश ने उस पर एक इख्तिलाफी नोट लिखा, वो कहलाता ही नोट ऑफ डिसेंट है, नोट ऑफ डिसेंट टू सिंध हारी कमेटी रिपोर्ट। गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट जारी नहीं की, रिलीज़ नहीं की, शाये नहीं की उस नोट की वजह से। नहीं, वो हम बिल्कुल सब दबा दी, वो गलबन उस इख्तिलाफी नोट की वजह से। तो कई साल दबी रही और फिर उसके बाद मसूद खद्दरपोश ने खुद जारी कर दी। अच्छा। और जब उन्होंने जारी कर दी तो उनका जवाब तलब कर लिया गया जी, उनके खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई की धमकी भी दी गई, शायद कुछ शुरू भी की। लेकिन बाद में जो गवर्नर थे वो कोई बहुत बड़े ज़िम्मेदार नहीं थे, उन्होंने उस सारी कार्रवाई को दबा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और जो तहरीक चलाई, वो ये थी कि जो भी लोगों की मादरी ज़बानें हैं उनको कौमी ज़बानें तस्लीम किया जाए और तालीम जो है वो उनकी मादरी ज़बान में होनी चाहिए। और फिर वो उससे भी आगे चले गए कि तमाम जो
मजहबी रिचुअल्स हैं और इबादत हैं, ये भी मादरी ज़बान में होनी चाहिए, ताकि समझ में तो आए बंदे को कि मुझसे सवाल क्या किया जा रहा है, जवाब क्या लिया जा रहा है जी। तो ये एक चीज़ थी। और वो आखिर वक्त तक बहुत इस मामले में पेश रहे कि चूँकि पंजाब में फिर चूँकि ज़्यादा उनका ताल्लुक़ था और यहीं के थे वो, और ये बताया करते थे ख़ास तौर पे कि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा था जिन्होंने 19वीं सदी में लाहौर में मेडिकल तालीम उर्दू में हासिल की थी। अच्छा जी। तो वो उस ज़बान के हवाले से वो ये उसका तहरीक चलाने वालों में उनको शुमार कर सकते हैं। यूँ कहा मसूद खद्दरपोश ने कि नमाज उर्दू में पढ़नी चाहिए, पंजाबी में। और फिर उन्होंने यहाँ नासिर बाग में, उन दिनों गोल बाग कहते थे, एक जमात में वो इमाम बने और नमाज पढ़ाई, और उसका बहुत शोर मचा कि ये तो बिल्कुल एक तरह से गैर मजहबी और दीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई है। लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की और वो बदेशी माल के ख़िलाफ़ थे। हमेशा उन्होंने खद्दर पहना, इसीलिए वो मसूद खद्दरपोश मशहूर हुए। और वो ये कहते थे पंजाबी में ख़ास तौर पे कि देखो पंजाबियों, अगर तुम बोले उर्दू तो तुम कभी तरक्की नहीं कर सकोगे। एक दिन उनका एक दोस्त आया तो उससे उन्होंने कहा कि देखो ये जो पंजाबी हैं अपने नौकरों से और बच्चों से उर्दू बोलते हैं और बीवी से पंजाबी बोलते हैं। तो उनका दोस्त आया, उसको उन्होंने बहुत मनी किया, उसने कहा नहीं उर्दू होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तेरा बेटा जो है एक दिन तुझे मारेगा। 10 साल बाद वो शख्स आया और उसने पट्टी लपेटी हुई थी और उसने कहा कि मसूद तू ठीक कहता था, मेरे बेटे ने मुझे मारा। जी रहमान साहब, पार्टीशन से पहले तो बहुत सी तहरीकें थी, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिखों की, कुछ अंग्रेज़ों की चलाई हुई भी। आपको याद होगा एक ब्रेन साहब हुआ करते थे, उन्होंने देहात सुधार की ज़बरदस्त तहरीक चलाई थी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो तहरीकें थीं उनका क्या हाल हुआ, आगे बढ़ी, कौन सी आगे बढ़ी, कौन सी रह गईं, किस तरह पीछे रहे, आगे रहे, इसके मुतालिक कुछ। डॉक्टर साहब, 2 तरह की तहरीकें थीं। एक तो वो थी जो मुसलमान सिर्फ मुसलमानों की बेहतरी के लिए चलाते थे जी। जैसे लाहौर में अंजुमन इस्लामिया बनी, अभी आपने बताया अमृतसर में भी थी जो एमए कॉलेज जिन्होंने बनाया। लेकिन बहुत कई तहरीकें जो थीं वो सेकुलर थीं, जिसमें कि मुसलमान और गैर मुस्लिम मिलके सब काम करते थे। और चूँकि गैर मुस्लिमों का तालीमी मेयार थोड़ा सा बेहतर था और उनके वसाइल भी ज़्यादा थे, तो बहुत सी तहरीकों में ज़्यादा काम करने वाले भी वो होते थे। ख़ास तौर पे जो पंजाब की किसान तहरीक थी उसमें उसकी लीडरशिप में ज़्यादातर सिख थे और मुसलमान भी थे। इसी तरीके से मज़दूर तहरीक में भी गैर मुस्लिम थे। तो ये जो यहाँ से आबादी का तबादला हुआ और इनखला हुआ, उसकी वजह से बहुत से चीज़ें बदल गईं और उसके असरात पड़े। मिसाल के तौर पे कराची में एक ख़ानदान था जिसकी तारीख़ शुरू होती है यहाँ से कि उनका एक जद तालपुर दरबार का मीर मुंशी था।
और उनकी खिदमत करते करते वो उसकी आंखें चली गई थीं। तो जब चार्ल्स नेपियर ने सिंध का इंतज़ाम संभाला तो उसको बुलाया और कहा कि भाई मुझे तुम इंतज़ाम में मदद दो। तो वो चूँकि वो अपनी आंखें बसारत खो चुका था तो वो अपने बेटे को साथ लाता था, वो बताता था और वो लिखता था। तो एक तरफ ये किरदार था कि उन्होंने चार्ल्स नेपियर को ये बनाया, लेकिन दूसरी तरफ ये था कि उनका जो बेटा डिंगोमल ये डिप्टी कमिश्नर हो गया बम्बई में, और उसने फिर कराची में आके साइंस कॉलेज खोला, जी डीजे साइंस कॉलेज जी, और हैदराबाद में खोला जहाँ के वो रहने वाले थे, और हॉस्टल बनाया जो अभी तक कायम है जी, जिसमें कि मुसलमान और गैर मुस्लिम सब रहते थे। और उनका जो बेटा जिसने कि फिर सियासत में भी हिस्सा लिया और सर शाहनवाज भुट्टो और अयूब खोड़ो के साथ रहता था, जिसका नाम केवल राम शहानी था जी। तो वो नहीं गया, वो यहीं रहा, वो अपने घर में ही रहा, और उसकी औलाद ने फिर पाकिस्तान की सियासत में और मईशत में जैसे पी.के. शाहानी ने हिस्सा लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एक मोमेंटम किसी हद तक था, उसमें कुछ थोड़ा सा सेटबैक आ गया क्योंकि ये उथल पुथल हो गई। दूसरी वजह ये हुई कि समाजी तहरीकें हमेशा से जी गैर सरकारी शोबों में चलती थी। वो इसकी तारीफ ही ये है कि वो गैर सरकारी शोबे में होगी। तो बहुत से लोग अपनी मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद खिदमत कौम का सोचते थे, वहाँ से फारिग हो गए और फिर स्कूल बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, कॉलेज बनाना है, औरतों के लिए काम करना है, चंदा जमा करना है, वगैरह वगैरह ये करते थे। लेकिन पाकिस्तान में के सरकारी शोबे में नफरी बहुत कम थी, तो उसने बहुत सी लोगों को अपने अंदर जज्ब कर लिया। वही लोग जो बीरन रोड पे या निस्बत रोड पे किसी समाजी तहरीक के लिए काम करने को तैयार थे, उनको नौकरियां मिल गई, कुछ काम हो गया, तो ये एक किसी हद तक ठंडा पड़ गया। और उस वक्त तक ठंडा रहा जब तक जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी इकनॉमिक तब्दीलियों ने नए तबकात पैदा किए, नए उनकी मामलात हुए जी, और नई सूरत हाल में फिर नई तंजीमें बनी। जैसे हद बख्शतोई ने हारी कमेटी बनाई, यहाँ पंजाब में लोगों ने मिलके पंजाब किसान कमेटी बनाई, और फिर बंगाल के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने पूरी पाकिस्तान के सतह पे उसको मुनज़्ज़म किया। मज़दूर तहरीक में भी जब नए कारखाने बने, कराची में बने, सक्खर में बने, तो फिर वो एक मज़दूर तहरीक में एक नई ज़िंदगी आई। फिर इसी तरीके से एक छोटी सी मिडिल क्लास पैदा होनी शुरू हुई। उस मिडिल क्लास ने अपने हकूक़ मांगने शुरू किए, जिसमें असातिज़ा भी शामिल थे, जिसमें तलबा भी शामिल थे। तो ये सब चीज़ें आके मैच्योर हुई 60s में। रहमान साहब, इससे पहले जी बात यह है, अंग्रेज़ की हुकूमत थी और वो कुछ हद तक सियासी आज़ादी देता था। जब ख़तरा महसूस करता था तो लीडरों को जेल भेज देता था। और पाकिस्तान बनने के बाद जो हुकूमतें आईं वो बिल्कुल लिबरल नहीं थीं और वो अफसरों की हुकूमतें थीं। अंग्रेज़ अफसर तो अपनी पार्लियामेंट के मातहत था और उसके जजेस जो थे वो भी पार्लियामेंट के मातहत थे। तो यहाँ पर जो हुकूमतें बनी वो बड़ी तंग नज़र थीं और वो किसी भी चीज़ में, समाजी चीज़ में देखते थे कोई सियासी पहलू है तो उसके पीछे डंडा लेकर पड़ जाती थी।
जी प्लीज़ जाइए। नहीं, ये तो आपने बुनियादी वजह बता दी कि पाकिस्तान में समाजी तहरीक वाहिद कौम नहीं है, बल्कि कौमों का इम्तजाज रहा है, कौमों का कन्फ्लिक्ट रहा है, कौमों का सिंथेसाइज हुए हैं व्यूज़ और माशरतें, ये सब उसमें पता लगता था, तो हमने अबालिश कर दिया। मुल्क राज अहमद ने मुझे कहा दिल्ली में कि आप बड़े बेहुदा लोग हैं। मैं कहा ये तो हमें भी पता है, लेकिन आप किस लिहाज से कह रहे हैं? वो कह रहे हैं देखो आपके पास इतनी बड़ी दौलत है ये गंधारा आर्ट की, कि अगर आप इसको डेवलप करें तो तेल के कुएं निकल आएंगे आपकी मैशत में से। पूरा कोरिया से लेके जापान, चीन तक आपके पास सालाना हज पे इतने लोग नहीं जाते जितने यहाँ आ सकते हैं बुद्ध मत के लोग ये देखने के लिए। सिर्फ वो जो है वो जो उनकी मॉनेस्ट्री है तख्तबाई वाली, उसी को डेवलप कर लें तो वहाँ उसके गिर्द पूरे शहर बन जाएंगे। मैंने कहा जी नहीं, हम नहीं मानते, हम तो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुए हैं और बस हमें उससे पहले कोई रिकग्नाइज। देखिए इसमें ये वही बात आ जाएगी आपकी जो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे पाकिस्तान की तारीफ कर दें तो कैसे करेंगे आप? ये तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान एक खित्ता है जिसमें मुसलमान रहते हैं, इसके अलावा तो आप कोई आगे जा नहीं पाते। चुनाचे बुद्ध या हिंदू जो पहले यहाँ पे तहजीब थी जी, क्योंकि अल्लाह ताला के फजल करम से जैसे फैज साहब कहा करते थे कि हमारे इस खित्ते की ये इम्तियाज़ है कि हमने बार बार मजहब बदले। यानी दुनिया में एक दफ़ा आप ईसाई हो गए, ईसाई चले आ रहे हैं जी। तो हम जो यहाँ के रहने वाले हैं हमने तो हर मजहब इख्तियार किया, हर हुक्मरान के साथ और लेकिन उसको हम मिटाना चाहते हैं। यानी हमारे यहाँ जो बड़ी कोशिश हुई कि बजाय इसके कि तहजीब को और सकाफत को बढ़ाया जाए, हमारे यहाँ डिनाइल का प्रोसेस ज़्यादा रहा है। इसको डिनाई करो, इसको डिनाई करो, इसको डिनाई करो। तो जब मैंने लाहौर में चलना फिरना सीखा और आवारागर्दी की, चूँकि मेरे सब कुछ मैंने लाहौर में आवारागर्दी के जरिए सीखा है, नहीं आप ही खाली आवारागर्द नहीं है। तो वो ये कि जब मैं पहली मरतबा लाहौर म्यूजियम में गया और मैंने देखा कि महात्मा बुद्ध के एक मेटल के मुजस्समे ने तहमत बांधा हुआ है, तो मुझे भी उतनी ही तकलीफ हुई जितनी अहमद शाह बुखारी को बाग जिना में गलत कैलीग्राफी या ख़राब कैलीग्राफी देख कर। तो आपने कहा कि ये भी नहीं करना, और नेशनल आइडेंटिटी का मसला इसलिए बढ़ गया कि अगर आप परवान चढ़ाना चाहें यहाँ पे वारिस शाह को जी, तो फिर शाह लतीफ़ भटाई को भी चढ़ाना पड़ेगा, फिर नजरुल इस्लाम को भी करना पड़ेगा, फिर कवि जसीमुद्दीन को भी करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते थे कि ये हो, लिहाजा हमने कहा कि प्लेग ऑन ऑल ऑफ देम। तो वो सब चीज़ें हमने दबाने की कोशिश की। नाम के लिए हमने कहा कि उर्दू अकादमी बना देते हैं जिसको 5,500 रुपये महीना दे दिया करेंगे, एक कोई सिंधी अदबी बोर्ड बना देते हैं उसको 7,000 रुपये दे दिया करेंगे, पश्तो बलोची, ये नुमाइश के लिए जी। तो हमने वो जो ट्रांजिशन होनी थी जिसमें पहले अर्ज कर रहा था कि एक दरबार की सकाफत से आप एक जमहूरी रियासत की सकाफत में कैसे ट्रांजिट करते हैं, ठीक है, ये हमने सीखा ही नहीं। अब मेरे ख्याल में दरबार को उठा के, दरबार की मौसीकी को उठा के वो तो मंदिरों में ले गए या मंदिरों से लेके आए, हम जो कोठे पे ले गए उसको मौसीकी को, और मेरे ख्याल में वो भी वल्गैरिटी थी। और फिर उसके बाद जब अभी रिसेंटली पिछले साल वो इंडिया से एक हमारे आए हुए थे फिल्म डायरेक्टर, हमारे जो जर्नलिस्टों की थी कॉन्फ्रेंस, जंग वालों ने जो की थी, उसमें उसने कहा कि मुझे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हमने जो भक्ति के ऊपर फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं, मजहबियत के ऊपर जो अपनी वतनीयत के ऊपर जो फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं, हमारा ह्यूमन फीलिंग का एक सब्जेक्ट होता था फिल्मों का, हम उसको ले आए हैं
उधर उनका भी तो जादी है ना, वहाँ भी जादी है और वहाँ भी मस्जिद वो सारा कुछ पता नहीं हमारे हमसे लिया उन्होंने या हमने उनसे लिया है, बहरहाल है वो सारा। वो कह रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बिक जाएगी, इसकी ज़्यादा असर नहीं रहेगी अगर वो फीलिंग हमने दोबारा बहाल न की जो ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर, ह्यूमन फीलिंग के ऊपर फिल्में बनती। वो बात हमारे भी यहाँ हुआ। आज जो ताज़ा फिल्में आपको फिल्म देखे किसी सिनेमा में कितना अर्सा हो गया मुझे याद नहीं, बहुत साल हो गए सबको। तो वो जो शुरू में आप कह रहे थे कि आप एक वो होता था, अब सिनेमा हॉल से डर आता है कि पता नहीं उसमें क्या ये दिखाएंगे। और जिस तरह की वो अब ताज़ा तरीन इस्लाम के ऊपर जो फिल्में हैं कि वो जो ताबीर ऊपर तस्वीर फेंकता है जो वापसी वो तलवार बन जाती है, ये इस टाइप की चीज़ें अभी। ये मुझे एक वाक़या याद आता है कि हमारी जो मशहूर फनकारा थी रोशनारा बेगम, वो एक मरतबा चेन्नई जो जिसे पहले मद्रास कहते थे, जी हाँ, जब वहाँ गई तो पहली बात तो ये कि उनको एक मंदिर में ठहराया गया और सुबह सुबह एक जो उस मंदिर का बहुत बड़ा पुरोहित कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरोहित वो था। वो आके उसने उनको यानी वो ताज़ीम दी जो कि वो अपने छोटे जीव वाले गॉड को देते हैं, चरण छुए उनके। और ये कहा कि उनका ही क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल खातून थी, बहुत ग्रेट खातून थी, लेकिन कोई अयारी उनकी समझ में नहीं आती थी। बाद में आ गई तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पूजा कर रहा हूँ क्योंकि आपके गले में सरस्वती है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जब हमारी सियासत कम्युनलाइज हुई, जो 30s में जाके शिद्दत इख्तियार कर गई, तो फिर ये हुआ कि मिर्जन मियाँ को अपना नाम कुमार रखना पड़ा टू पोर्ट्रे हरीशचंद्र, और यूसुफ खान को दिलीप कुमार में रखना पड़ा। तो ये एक शुरू हो गई, थोड़े एलिमेंट थे। और ये कम्युनलाइजेशन की वजह से दो बातें हुई कि एक तो हमने अपने तमाम फ़नून को एक खालिस महदूद नुक्ता नज़र से देखना शुरू किया कि आपकी फिल्मों में डबल बेड का अभी तक रिवाज नहीं है। और कोई बाप भी अपनी बेटी के जबकि चार बेड की इजाजत भी है। हाँ, वो तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो आपको शायद से भी ज़्यादा इजाज़त हो जाए, लेकिन मगर बहुत से लोग घर में बेड नहीं डालते। तो हमने ये किया कि हम फ़नून को एक आला मर्तबे से हटा के एक सिंफुल एक्टिविटी में डाल दिया। और जब आपने तमाम फ़नून को सिंफुल एक्टिविटी में डाल दिया तो उससे मुताल्लिक़ तमाम अफराद नासिर वो एक तरह से उनकी आपने हीरा मंडी बना कोठे पे चल गई। तो ये हमारी सियासत और हमारी माशरत, जबकि ईस्ट बंगाल जो पाकिस्तान ही का हिस्सा था वहाँ ये नहीं था। ठीक, क्योंकि आपने अपने कल्चरल मार्कर्स गलत मुनत कर दिए। आपने जब अपने तशख़्ख़ुस की बात करते हैं और कल्चरल मार्कर्स की बात करते हैं तो सारे कल्चरल मार्कर्स आपने इरेज करके एक कल्चरल मार्कर रख लिया, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल भी यही कहते थे कि बस इनको सिवाय अल्लाह के कुछ नहीं आता। ये एक जो हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट वी डिग्रेडेड आर्ट and then degraded artists.
क्योंकि उसका जो भी प्रैक्टिशनर है वो डिग्रेड हो जाएगा, वरना ऐसा पहले नहीं था। मैंने जब यहाँ बड़े गुलाम अली को सुना, उस छोटी सी आर्ट काउंसिल में जो एक कोठी का छोटा सा हॉल था, बहुत छोटा सा था, 126 सीटें थी जी जी हाँ जी, जिसमें कुछ ना कुछ प्ले भी होते थे। तो मजाल नहीं थी किसी की कि कोई जोर से सांस भी ले। तो इसलिए कि वो एक अगर आप धर्म नहीं का लफ्ज़ आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं अदब का मकाम तो कह सकता हूँ। तो वो एक रिवायत थी, मुसलमानों में भी थी रिवायत कि अनपढ़ लोग भी कव्वाली सुनते थे और ये कहते थे कि भाई अजी वो सुना दो, सरे बाजार में रक़्सम। तो एक तहजीब के साथ रिश्ता अपना उस तरह से इस्तेमाल करते थे और इस पर फख्र करते थे कि ये अच्छे आदमियों की निशानी है। आपने कहा नहीं, ये सब काम जो है गंदे गलीज लोगों का काम है। और मैं ये तो खैर फौजिया सईद ने तो किताब भी लिखी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने ख़ास तौर पे मौसीकी को उस तरफ धकेल के मौसीकी पे भी बड़ा जुल्म किया और उससे वाबस्ता अफराद के साथ इंतहाई जालिमाना सलूक। अब अभी मसलन आजकल जो है ना, एक तरक्की पसंदी के साथ उरियानी फाशी को जो इन्वॉल्व किया, क्या एक ख़ास इंटेंशन के साथ, इस तरह वो कहते हैं कि दहशत गर्दी को इस्लाम के साथ मंसूब कर दिया गया है और ख़ुद इन्होंने जो है तरक्की पसंदी के साथ उरियानी फाशी को किया था। हालांकि दोनों चीज़ें एक दूसरे की कंट्रडिक्शन। तरक्की पसंदी कभी वल्गैरिटी या उस तरह की बात या जिस्म फरोशी या औरत फरोशी में कभी बिलीव नहीं करती और ना ही वो उरियानी को एज ए कमर्शियल ऑब्जेक्ट नहीं। तो लेकिन ये अब देखें ना, अभी सुबह सरात में और बलूचिस्तान में मौसीकी के ऊपर पाबंदी है और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में माइग्रेट कर रहे हैं लोग, अपनी फैमिलीज जो है, म्यूजिशियन की फैमिली, रहमान बाबा और खुशहाल खान खटक के देश से नगमे की जो हिजरत शुरू हुई है, सब कहाँ जाएंगे? वो कराची में जाएंगे, यहाँ आएंगे। और अभी मुल्तान में जो DCO हैं वो उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि हमने यहाँ पे हर किस्म की फाशी थिएटर पे, पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें हमने थिएटर में फाशी बिल्कुल ख़त्म कर दी है, एज इफ़ के वो सारे पाकिस्तान के DCO को भी यही करना चाहिए। तमाम स्टेज के ऊपर जो है मौसीकी और इस तरह की जो है, ठीक है वो जो है हम उसके ख़िलाफ़ हैं कि ये जो गैर ज़रूरी किस्म का वो ले आते हैं, उसमें रख तोहफ़े पकड़ लाई और वो डांस दिखा रही हैं और लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कल कोई मरोजान अदा पे फिल्म बनाएगा तो उसमें डांस की इजाज़त तो देनी पड़ेगी और वो डांस वो वल्गर भी नहीं होगा। लेकिन अब वहाँ पे वो बेचारे क्या करें? सारी ज़िंदगी हमें तो और कोई काम भी नहीं आता, करूँगा क्या, जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, हमें तो और कोई काम भी नहीं आता, तो वो बेचारे क्या करेंगे? ये जो फैज साहब का मिसरा है कि खिले न फूल, इसे इंतज़ाम कहते हैं, तो ये ना समझिए कि ये उस ज़माने के बारे में था, ये आपके मुस्तकबिल के बारे में भी है। लाहौर में भी हो रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले 15-20 दिनों से 28 लड़कियों और लड़कियों को पिटाई हुई क्योंकि वो आपस में बातें कर रही थी और उनमें से 6 लड़कियां नकाबपोश भी थी, नकाब पहने हुए हिजाब में थी और वो उनकी भी पिटाई हुई कि आप क्यों बातें कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें वो जो है वो सिर्फ मुत्तहिदा मजलिस अमल ही नहीं कर रही, यहाँ जो है यहाँ भी हो रहा है वो सारा। उसके बाद कल्चर की बातें हम माजी के हवाले से कर सकेंगे। और देखिए ये तरक्की पसंद मुसन्निफीन और ख़ास तौर पे जो बाशऊर लिखने वाले थे,
उन पे ये शुरू दिन से इल्ज़ाम लगना शुरू हुआ कि ये गरीब औरत का हाल बताते हैं, फटे कपड़े, फटे पुराने कपड़ों का जिक्र करते हैं, इस्मत फरोशी का जिक्र करते हैं, और ये इस तरह से इन चीज़ों को हवा दे रहे हैं। ये खाली उस पर नहीं है, और सोच ये रहे हैं कि बुरी क्या है अगर एक जब जागो हुआ सवेरा बनी जी, तो बड़ा तूफान कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की फिल्म है जी, और ये इसमें गुर्बत दिखाई गई है, इसमें एक्सप्लॉयटेशन दिखाई गई है, और ये इमेज पाकिस्तान की नहीं हो सकती। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जब कहते हैं कि भाई आपके यहाँ इतने औरतों के साथ ये पुलिस वाले उसको इज्तिमाई ज़्यादती कहते हैं ना, वो ज़बान के बारे में बड़े पक्के हैं, वो गैंग रेप नहीं कहना चाहते, तो वो ये आप बदनाम कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि बुरियानी या फहाशी कोई मुजर्रद चीज़ नहीं है। ये एक ऑब्जेक्ट का मसला नहीं है, बल्कि व्यूअर का मसला भी है, क्योंकि जो उसका जो रिएक्शन है वो ऑब्जेक्ट और व्यूअर दोनों के उससे पैदा होता है। अगर आप अपना कोई मसला नहीं है नफ्सियाती, तो आपको शायद कोई चीज़ बुरी न लगे। और जैसा किसी ने कहा है, वो था तो मशहूर ड्रामेटिस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता उसको, लेकिन उसका कहना सही है कि ये सब बातें नहीं है, या कोई चीज़ राइट है या कोई चीज़ रॉन्ग है। इसलिए कि वो अच्छे से मुराद, रॉन्ग से मुराद फॉर्म के हवाले से है, कंटेंट के हवाले से नहीं। ये इसलिए करते हैं कि इनकी बहुत से लोगों की, हमारे मुल्क में अक्सर जो है उसकी कल्चरल शनाख्त की बुनियाद बहुत छोटी है। वो इतना वो इन्वर्टेड पिरामिड की तरह से है कि इतनी सी नुकीली चीज़ है कि बस यही मेरी शनाख्त है। उससे आगे अगर आप जाएं तो कहते हैं ये फहाशी है, ये आपने मेरे राज खोल दिए, या मेरी बातें आपने आया कर दी, या समाज के जो नासूर हैं उन पर से पर्दा उठा दिया। ये चलेगा आपके यहाँ कुछ दिन, और इसका ताल्लुक लोगों के जमहूरी और इंसानी एटीट्यूड से भी है। क्योंकि आप ये फर्ज कर सकते हैं कि सब लोग बुनियादी तौर पे बदमाश हैं। एक मसला ये है ना, सब लोग बुनियादी तौर पे बदमाश हैं, सिर्फ वो जो मुसल्ले पे बैठे रहते हैं वो ठीक है। तो लेकिन एक दूसरा नज़रिया दूसरा भी है कि जो लोग ज़िंदगी की जद्दोजहद में होते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, हर तरह की चीज़ से मुकाबला करते हैं, गुर्बत का मुकाबला करते हैं। मैंने तो एक बुजुर्ग से ये कहते सुना कि हमने तो बेटी की शादी बहुत सोच समझ कर की थी, बहुत कुछ प्रतीत की थी, बड़ी तहकीक की थी, लेकिन हमें क्या पता था कि वो शरीफ निकल आएगा हमारा दामाद, और हमारी बेटी की सारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ना उसको कोई प्लाट मिलेगा, ना उसको कोई ज़िंदगी की सहूलतें मिलेंगी, सारी उम्र रोटी पकाते पकाते मर जाएगी। इसी तरह वो अभी पिछले दिनों एक साहब रिटायर हुए सेक्रेटरी के लेवल से, तो उसके जो पीछे डिप्टी सेक्रेटरी थे वो सारे मिलकर कहने लगे दुआ करो यार कोई और दयानतदार ना है हमारे में। तो ये जो दयानतदारी, और उसमें वाकई कि वो जो हमारे जो ये नए दयानतदार निकले हैं, उनके अंदर जो हकारत है, हर आदमी को वो क्रिमिनल समझते हैं कि जो जिस तरह नमाज पढ़ के आदमी निकलता है ना मस्जिद से, वो तमाम काफरों को यूं हकारत से देख रहा होता है जैसे वो हमारे ऊपर बड़ा एहसान करके आया है कि वो नमाज पढ़ के आया है, और वो सबको गुनाहगार समझ रहा है कि ये दोषी हैं सारे,
इसी तरह जो ध्यानदार अपने आप को कर लेता है, फर्ज कर लेता है या होता भी है, तो वो किसी और के साथ नेकी करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हर मातहत को, हर शख्स को वो मुजरिम समझता है। नहीं, देखिए, मैं कोई मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं मजहब के अच्छे मुमकिन इक़दार से मुनकिर भी नहीं हूँ। ठीक। लेकिन अगर कोई भी किसी एक डिसिप्लिन है, हाँ आप डिसिप्लिन मजहब के हवाले से इख्तियार करें, हाँ आप डिसिप्लिन अपने एग्नोस्टिसिज्म में करें, हाँ आप कोई डिसिप्लिन बतौर आर्टिस्ट इख्तियार करें, बतौर उस्ताद इख्तियार करें, बतौर ह्यूमन राइट, तो वो एक डिसिप्लिन होता है। उस डिसिप्लिन में आपको एक तरह का किरदार मिल जाता है। तो मजहब की तारीफ यही हुआ करती थी कि वो लोगों को अच्छे काम पे आमादा करता है, और वो उसमें गीबत नहीं होती, उसमें जुल्म नहीं होता, उसमें कब्जा नहीं होता, उसमें झगड़ा नहीं होता, उसमें अना नहीं होती। तो हो सकता है कि बाज़ लोग अभी भी इस तरह के पैरोकार मिल जाएं आपको, मुश्किल है वैसे, लेकिन जब आप ये देखें, यानी मेरे ये कहने में बिल्कुल कोई यार नहीं है कि मैंने बहुत खालिसतन मजहबी बचपन गुजारा, और तमाम जो भी अराकीन है वो भी पूरे किए हत्तुल मक़दूर। लेकिन जो आदमी मजहब पैदा करता है, अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उससे दूर हो जाता हूँ। ठीक है, ये एक मेरी कॉन्शियस एफर्ट है उससे दूर होने की, क्योंकि आप वैसे मजहबी हैं लेकिन चोर बाजारी करते हैं, रिश्वत खाते हैं, रिश्वत देते हैं, अपने से दूसरे आदमी को अपने से कमतर समझते हैं। उसको आप उसके करीब आ जाए तो आपकी सफ़ेद गट्ठे की शलवार पे एक दाग पड़ने का खतरा होता है। तो फिर फिर आप वो मजहब छोड़ दें। ये एक लिबादा है जो हमारे मुल्क में बहुत से लोगों ने ओढ़ा हुआ है, और अपने ओढ़ने में जो हमारे सादा लोग आवाम थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा मुनासिब बैलेंस कायम किया था। अगर आप पंजाब के पुराने देहात की बात करें या सिंध के पुराने देहात की बात करें या पख्तूनख्वा के पुराने देहात की बात करें, तो आप ये देखेंगे कि उसमें अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ें हैं। ठीक, वो मजहबी भी है, वो कारोबारी भी है, वो काश्तकार भी है जी, वो जैसा भी उससे बन पड़ता है सच्चाई का साथ भी देता है। ये उससे ऊपर जब आता है समाज में आदमी, तो वहाँ पे वो झूठ, दगा, फरेब, इंट्रीग, कब्जा, जुल्म, जबर, तो हमारी जो क्लास जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उसने बजाय इसके कि हम उन अपने हमवतनों को थोड़ा ऊपर लेके चलते, हमने उनको भी ख़राब किया। अपनी आलाइशें, अपनी बेहुदगियाँ, उनको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये भी एक शोएब साहब फिर कहेंगे कि हमारे खिलाफ बात करें, एक नॉस्टैल्जिक बात है, कहने ही वाला कहने ही वाला। इसमें बहुत से नेचुरलिस्ट भी आ जाएंगे, इसमें टॉल्स्टॉय भी आ जाएगा, इसमें रोमन रोला भी आ जाएगा, गांधी का भी असर आ जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप, जैसा पहले फौजिया कह रही थी, कि पहले आप ये मुकर्रर करें कि बुनियाद क्या है। उस बुनियाद पे आप लाइए, नई चीज़ें लाइए, आप वायलिन भी लाइए, आप जैज भी लाइए, आप मॉडर्न एक्सप्रेशन भी लाइए, आप मॉलियर के तर्जुमे को स्टेज कीजिए आर्ट्स काउंसिल में, जैसे परफेक्टली लेजिटिमेट, लेकिन कहीं से बीच में से उठने की जगह तो कहीं से बताई जाए। मैं कहने लगा, आपने कहा ना कि अब शायद सब कुछ लुच तलेंगे, मैं तलने लगा हूँ
देखें रहमान साहब, ये सब बातें आप लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल मुझको नज़र आती हैं, मगर मुझको तो कुछ और भी नज़र आता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जनरेशन, एक वो भी बड़ी हो रही है, हु आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, उनकी गड़बड़ ये है कि उन्होंने पास्ट की जो बुराइयां थी उनको डिस्कार्ड करने के साथ साथ अच्छाइयां भी वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, वो अपना ही कुछ ढूंढ रहे हैं। आई थिंक दे मैटर ऑल्सो, दे मैटर वेरी मच। ये भी जब वो पास्चर ने पहली जरासीम कुछ दवा निकाली तो उसका यही हुआ था कि जिसम में जो अच्छे जरासीम थे वो भी मर गए थे। तो देन वी लर्न कि ओनली किल द बैड वन। अब मुझे एक बात याद आई कि हमने बड़ी तरक्की की है, हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, लेकिन जब हम लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जी जब हम सब लोगों को पढ़ा लिख के करते हैं, फिर शोएब हाशिमी को बुलाते हैं कि इनको उर्दू लिटरेचर, पंजाबी लिटरेसी भी थोड़ा सा पढ़ा दो, तो ये एक खला रह जाता है जो नशो नुमा में। यानी आप कोई भी फिलॉसफी ले लें, आप उसमें जो अल्टीमेट है ऑब्जेक्टिव वो यही है, to produce a more wholesome personality in tune with the spirit of the age। ठीक। क्योंकि नॉलेज और कल्चर और ह्यूमनिज्म, इसको आप नेशनल या टेरिटोरियल बाउंड्रीज में नहीं बांट सकते। ये भी हमारे यहाँ हवा चली है कि हम केमिस्ट्री पसंद करते हैं क्योंकि अरब ने ईजाद की थी, सुना है? पता नहीं, अल्लाह सवाब फिजिक्स नहीं, चूंकि वो हाँ। और ये कि हमारा जो था वो अली सिन्हा, वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी था क्योंकि उसने कानून लिखी थी जिससे कि सारी मेडिसिन पैदा हुई है। फिर मुझे किसी ने बताया कि उसको तो यही पता नहीं था कि खून गर्दिश कैसे करता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप रिजेक्शन और एक्सक्लूशनिस्ट फॉर्म है, आप एक्सक्लूड करते हैं और रिजेक्ट करते हैं और डिनाई करते हैं। मुझे तो कोई बिल्कुल कहने में ये आर नहीं है कि जो हमारी कल्चर है ये होनी चाहिए, उसके बहुत से अनासिर हैं। कोई बिल्कुल लाहौर का है, कोई खुडिया का है, कोई शायद बुखारा से आ गया होगा, कोई उच्च से आ गया है, बट इट डजंट मैटर, बट दैट इज हाउ कल्चर डेवलप्स, दैट्स हाउ। लेकिन उसकी जो एक स्टैम्प अपनी बनानी होती है जी, कि बुखारा वाले बुखारा में बैठे हैं, जेरी वाले नाइजीरिया में बैठे हैं, इंडोनेशिया वाले इंडोनेशिया में बैठे हुए हैं, वो उनको ना अपनी जबान से गुरेज है, ना अपने लुंगी से गुरेज है, ना अपने बांस से नफीरी से गुरेज है। और अभी जैसे कह रहे हैं कि अब आप कहते हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं ना कि वो जालिब का भी मिसरा है कि नगमा मस्ती है यहाँ, शेर है दुश्मन यहाँ, उम्र किस तरह कटेंगे दिले नाकाम यहाँ। तो ये जो अब जो नक्शे आ रहे हैं आपके सामने, तो वो तस्वुर होलसम पर्सनैलिटी का, स्पिरिट ऑफ द एज का, सोशलिस्ट उसको न्यू मैन कहते थे। कभी आप उसको एनसाइक्लोपीडिया का आदमी कह देते हैं हर अपने दौर के हवाले से, कभी उसको रेनेसेंस का आदमी कह देते हैं आप, कभी तो आप जो भी आप कहेंगे वो उसका जो कल्मिनेटिंग पॉइंट है वो यही है कि इंसान अपने माजी से ऊपर बड़ा होकर उभरता है, तहजीब के हवाले से और इल्म के हवाले से और रवैयों के हवाले से और इंसान दोस्ती के हवाले से। तो आप अगर अपनी ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो बाकी तरक्की बहुत कर रहे हैं। यानी अगर कोई कहे कि हमने तरक्की नहीं की है, लेकिन तरक्की एक की नहीं है, एक बहुत बड़े साज पे कोई 1800 की लगी हुई है, उसमें एक तरक्की है, दूसरी तरक्की है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है, ठीक है।
आप कहें कि हमने एटम बम बना लिया, बड़ी तरक्की की बात है। तो जिसने पहले बनाया था वो तो शर्मिंदा रहा बेचारा, हम शर्मिंदा अगली सदी में होंगे अगर जिंदा रह गए तो ये इंक्लूसिव होने के लिए जी कॉन्फिडेंस चाहिए, जी इंक्लूसिव होने के लिए जी एक कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ठीक है जी। तो वो कॉन्फिडेंस मतलब ये एक कैच 22 वाली सिचुएशन तो नहीं है, ये उस कॉन्फिडेंस के लिए एक सेंटर आइडेंटिटी चाहिए। तो मतलब कहाँ से, तो फिर इसका सिरा जो है फिर वो कहाँ से पकड़ेगा? वहीं से है जहाँ से मैंने पहले मैं और हवाले से कह रहा था, कॉन्फिडेंस भी नेशनल आइडेंटिटी का दूसरा नाम है कि आप में ये एतमाद है कि तमाम फूलों को आप एक गुलदस्ते में सजा सकते हैं और आप बिल्कुल एक यकरंगी गुलदस्ते के कायल नहीं हैं। हमारा माशरा जो बहुत तनोमंद और मैं रिच भी कह सकता हूँ था, उसमें बड़ी वुसअत थी कि हम बड़े बड़े सेंटर बना के और फिर एक कॉन्फिडेंस हासिल करते। लेकिन चूंकि हमने वो फैसला किया कि ये नहीं करना है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस से हमने सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा किया। और हम अभी तक अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं एट ईच लेवल जी ठीक। और जब इनसिक्योरिटी होती है तो फिर हम वो जो एक पुरानी दास्तानों में एक होती थी ना, खातून के शतरंज खेलती थी और बिल्ली के सर पे चिराग रख देती थी जी, और जब वो हारने लगती थी तो बिल्ली सर हिला देती थी तो वो बिसात उलट जाती थी। तो हम हमेशा शतरंज बिल्ली के सर पे चिराग रख के खेलने के कायल हैं, जो इनसिक्योरिटी की चलता है। ये फिर वही कर रहे हैं जो मैं अब आई एम गोइंग टू आस्क अ $1 मिलियन क्वेश्चन। मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ। ये किस किस का कितना कितना कसूर है, कितना हमारी सियासत का है, कितना हमारे सोसाइटी का है और कितना हमारे इंटेलिजेंसिया का है। आप इन सबको अलग अलग क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल अलग अलग कह रहा हूँ ना, इस वास्ते चूंकि हम लोग जो सारे यहाँ पे बैठे हैं ना, हम ना सियासतदान वाले हैं और ना सोसाइटी में दी इंटेलिजेंसिया। सो लेट्स पुट आवर मनी वेयर आवर माउथ इज। I admire your presumptuous intelligentsia. बात कीजिए। नहीं, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ नमक ज्यादा हो हम कोई नहीं ऐसी की तैसी। देखिए आप हम दोनों ने लाहौर में वक्त गुजारा है। अगर आप लाहौर की बड़ी खुसूसियत देखें वो ये कि ये आखिरी सूबा था जो अंग्रेजों ने फतह किया 1848। हाँ। और ये अडेप्ट करने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। यहाँ अंग्रेज को अच्छी फौज मिली, अंग्रेज को अच्छा ब्यूरोक्रेट मिला, सारे बड़े सगीर से अच्छे सूट पहनने वाले यहाँ होते थे, सारे बड़े सगीर से अच्छी स्वेटर पहनने वाली निस्बत रोड पे और मॉल रोड पे होती थी, मॉल टाउन में होती थी। तो यानी अच्छा 1857 के बाद जब उर्दू कल्चर का मरकज लाहौर में आया, क्योंकि उर्दू कल्चर का मरकज बदलता रहा पॉलिटिकल सेंटर के तब्दील होने के साथ साथ, आगरे से दिल्ली गया, दिल्ली से लखनऊ गया, लखनऊ से पटना गया। 1857 के बाद ये लाहौर आ गया जी। तो हमने कहा कि हमारा तो कल्चर ही है, ये जबान हमने ये पैदा की, ये तो जबान ही हमारी है, ये आप कहाँ से आ गए भाई? से ये मैं दिल्ली वालों को भी कह के आया था। मैंने कहा कि खिदमत तो पंजाब ने की है, अब अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और शेर पंजाब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, यानी हाफिज महमूद शीरानी टॉप के रहने वाले आके यहाँ किताब लिखती,
साबित कर दिया कि यही है। नहीं? तो हम अच्छा हमारी इन्वेस्टमेंट, हमने हर नई चीज में इन्वेस्टमेंट की, तो हम एक और नई चीज में इन्वेस्ट करने के अहल थे। अगर आपने अगर मैं अच्छे मॉडल में मिलते आपने मॉडल खासतौर पर इकोनॉमिक्स में नहीं देखिए, ये समाज की तरक्की के एक तो रिवायती सदियों वाला पुराना तरीका था कि समाज के मुख्तलिफ अनासिर आपस में कंपटीशन करके टकरा के कन्फ्लिक्ट से फिर जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है और जो उसके हवाले से बन जाते हैं। लेकिन जो नौ आबादियात का मसला था उसमें यह था कि हम कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लाके दे देते हैं, अब आप इनका तहफ़्फ़ुज़ करें, इनको बढ़ाएं, इनको परवान चढ़ाएं। तो उसमें वही उसी किस्म की एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी जो ब्रिटिश ने पंजाब में की। वो हमने नहीं की, और वो हमने इसलिए नहीं की कि हमें बंगालियों से बहुत डर था। नहीं? तो हमने अपने आप को डिनाई किया। वी डिनाइड आवर कल्चर, वी डिनाइड आवर लैंग्वेज, अभी तक डिनाई कर रहे हैं क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कर दी थी। नहीं? वो क्या था, दारुल इशात, वो तो आकर उन्होंने बना दिया। उसके बाद तो फिर वो हो गए, या किसी ने शाहजहांपुर से आकर के अंजुमने इस्लामिया कायम कर दी। जी, लेकिन ये डिनाइल हमारे साइके का हिस्सा बन गया। अब इसमें सब चीज़ें शामिल हैं। आपका जो सवाल है कि हुकूमत, और हुकूमत तो एक सही इसके लिए एक्सप्रेशन नहीं है, निज़ाम, रियासत, जो निज़ाम हमने अपनाया और जिसमें हमने, चूँकि हमारे पास कैपिटल कम था, तो हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो सारी कोऑप्ट हो गई। यानी इंटेलिजेंसिया का रोल एस्टेब्लिशमेंट से बाहर बहुत बड़ा होता है, और बाहर की इंटेलिजेंसिया और रियासत की इंटेलिजेंसिया के इंटरेक्शन से एक चीज़ आगे बढ़ती है। लेकिन हमने कहा कि हमें बाहर की इंटेलिजेंस थी नहीं, थोड़ी थी, वो कोऑप्ट हो गई, और कोऑप्शन का सिलसिला अभी तक जारी है। कोऑप्शन में जब कभी उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जब आमरीत के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, बड़ी अच्छी नज़में लिखी गई, बड़ा अच्छा अदब पैदा हुआ, बड़े अच्छे तर्जमे हुए। जी, तो वो उससे पहले जब शुरू हुई तो सरकार ने अपनी हेजेमनी कायम कर दी। यानी आप ये देखिए कि चलिए आपके लॉयर जो हैं उनको अटॉर्नी जनरल कंट्रोल करता है, आपके डॉक्टरों को एक मेडिकल काउंसिल में एक आदमी कंट्रोल करता है। तो आपने कहा कि अखबारात को भी एक हम सरकार कंट्रोल करेगी, और टेलीविज़न को भी एक इदारा कंट्रोल करेगा, और सिनेमा को भी एक कंट्रोल करेगा, और राइटर्स गिल्ड भी होगा जो कि हेजेमनाइज करेगा राइटर्स को। यानी द पॉलिटिक्स ऑफ हेजेमनाइजिंग सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस। हमने कानून बना दिया कि कोई प्रोफेसर मुल्क के मामलात के बारे में राय नहीं दे सकता। तो फिर अब आप ये जो, और उसमें हम चले गए, तो जो हिस्सा इंटेलिजेंसिया का बाहर है वो बेचारे फटे हुए चप्पल और टूटी हुई साइकिल पे रह गया बस। रहमान साहब, ये तो सब जगह होता है, नहीं होता, सब जगह ट्राई करते हैं इस किस्म की चीज, और जो बाहर बैठे होते हैं दे डोंट लेट द पावर्स दैट वी सक्सीड। नहीं होते, वो बाहर रहते हैं ना, बाहर रहते हैं ना, तो वो बाहर। देखिए अब ये तो आप ठहर जाएं जी, अगर इंटेलिजेंसिया को कोऑप्ट कर लिया गया तो इसमें कसूर किसका? इंटेलिजेंसिया का। तो आप ना कोऑप्ट हो भाई। देखिए वो उसमें यू आर आस्किंग पीपल टू मच। जब ज़ुहैर सिद्दीकी को ने सिविल एंड मिलिट्री गजट छोड़ा,
और सिविल एंड मिलिट्री गजट के बंद होने में एक मसला ये भी था कि इसमें बड़े तीखे इदारिये छपते हैं और एनालिसिस जो है वो होते हैं उन्हें, तो उनके लिए तमाम प्राइवेट मुलाजमतें बंद कर दी। ये तो वाक़या है। कहीं किसी तालीमी दर्सगाह में नहीं, किसी इशाअती इदारे में नहीं, मौलाना मौजूदी की किताब का तर्जुमा करके 4 दिन गुजार दिए। तो हमारे यहाँ जो ये यानी जो बाहर लोग रहना चाहते हैं, वो मसला सिर्फ ये होता है दूसरे समाजों में कि उसकी आराम व आसाइश में फ़र्क पड़ेगा। यानी टू बी हेरेटिक or to be a non-conformist, or to be an outside establishment member of intelligentsia, you only lose material perks. या छम नहीं है या गाड़ी नहीं है, but here in Pakistan, even existence was made impossible. अब मैं बताता हूँ आपको, अगर फिल्म में मलिक गुलाम बारी जैसा प्रोड्यूसर जिसको अच्छा नहीं समझते न हो, तो अहमद राही को तो गाना भी नहीं लिखवाता। तो ये जहां जहां आपने कोई थोड़ी बहुत कोई मौका कोई कोना छोड़ दिया, वहां चले गए। तो ये एक चीजें जो है इस सोसाइटी पे ऑपरेट करने के लिए इकोनॉमी ऑफ स्केल डिमांड करती है। एक ऐसा मार्केट प्लेस डिमांड करती है जिसमें 2, 4, 5 आदमी घुरमस में हो, तो उससे आदमी बढ़ता है। अकेले पौधे आप सेब ज़्यादा ज़मीन में आप लगाएंगे, उससे कोई बड़ी फसल आपको हासिल नहीं होती। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे माशरे ने ऐसे कद्दावर इंटेलेक्चुअल पैदा क्यों नहीं किए जो इन तमाम बातों के बावजूद ऊपर उठ जाते, ये बात सही है। इसमें आपके खेत का मसला भी होगा, आपकी आबियारी का मसला भी होगा, आपके बीज में शायद कोई नक्स होगा, और एक ह्यूमन क्वालिटी वहाँ आके फिर मुझे ये सोचना पड़ता है कि बहुत कम माशरों में ऐसा हुआ है जहाँ उन्होंने क्लीन स्लेट से एक छलांग लगा दी हो। कहीं ना कहीं एक रमक होती है, कोई रिवायत होती है जो कि होती है, जो किसी हद तक थी। मिसाल के तौर पे हमारे पार्टीशन से पहले का जो जमींदार था, जिसको मैं बहुत बुरा कहता हूँ और हम सब बुरा कहते हैं, वो अगर न होता तो नवल किशोर का मतबा नहीं चढ़ सकता था। सही। मिर्जा गालिब की 300 कापियां भी नहीं बिक सकती थी। तो एक स्पेस चाहिए किसी चीज के ऑपरेट करने के लिए या उसके करने के लिए, वो नहीं थी हमारे यहाँ बिल्कुल। एंड वी कुड हैव क्रिएटेड इट। मैं आपको मिसाल पॉजिटिव मिसालें दे सकता हूँ। पॉजिटिव मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि जब पाकिस्तान नया बना तो ये ख्याल था कि यहाँ लिबरल मजहब को फरोग दिया जाएगा, यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो लिबरल ट्रेडिशंस थी मुसलमानों की, उनको बढ़ाया जाएगा। चुनाचे वेस्ट पंजाब गवर्नमेंट ने कहा, जो यहाँ के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मैं नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त उनका, बड़े मशहूर आदमी थे, उनसे कहा कि आप एक किताब है लेबनानी ने लिखी है, उसका तर्जुमा आप करें। उन्होंने तर्जुमा किया, वो छापी, गवर्नमेंट ने छापी और अब भी मिल जाती है कहीं कहीं, जिसका उन्वान है कि फलसफा शरीयत इस्लाम। वो उसमें ये बहस की गई थी
कि मजहब को और अकीदों को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये शफी साहब जो थे, या शफी साहब की किताब थी? नहीं शफी साहब नहीं प्रिंसिपल? शफी साहब नहीं, और तो कॉलेज के थे, उनसे पहले थे। अच्छा, अंदाजा हाशमी तो नहीं थे उनका नाम? हाशमी भी एक थे तो सही, कॉलेज के प्रिंसिपल। हाँ, हाशमी ने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं वक्तन फवक्तन। पहले तो अच्छे भी होते थे। आप मुझे ये बताएं कि हमने जो कुछ कहा, इट अप्लाइज टू द विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग। जी उसकी रवायत भी नहीं थी। उन्होंने तो, मुझको तो लगता है कि उन्होंने बहुत खासी बड़ी जगह अपने लिए बना ली है। वो नहीं, ये कहना कि हमने कुछ किया नहीं है, ये तो मैंने कभी नहीं कहा। बस यही मैं कहलवाना चाह रहा था कि अब उधर भी है कि जो कुछ किया है कोई वो भी उस पर वो भी तो बात करें ना। हाँ। यानी हमने जो किया है अपनी इनफरादी कोशिश से, और कहीं कहीं कलेक्टिव वर्क भी नजर आता है। उसमें एक बात बड़ी मुझे अजीब सी मालूम होती है, मैं ये क्रिटिक बैठने में शायद बुरा मानेंगे या गलत समझेंगे, वो ये है कि जो क्लीन स्लेट की ट्राइबल सोसाइटी है, और अभी उसको लोअर मिडिल क्लास ने पोल्यूट नहीं किया है, उसका दिमाग ज़्यादा फ्री होता है, ज़्यादा फ्रेश होता है। और उसमें एक एडवांसमेंट की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ बकौल इब्न खल्दून के ज़्यादा होती है। हमारे जिस जगह थोड़ी थोड़ी थी ना गड़बड़ सियासत में या हमारी तालीम के शोबे में, वहाँ हमने ठोकरें बहुत खाई। ये जो पेंटिंग का जो हमारा जो है ख़ास तौर पे पेंटिंग का, इसमें तकरीबन क्लीन स्लेट थी हमारे माशरे में। अच्छा, यानी अगर आप चुगताई को निकाल दें और अलग ना निकली, मैंने तो माना कि ट्रेडिशन कोई नहीं थी। हाँ, कोई ट्रेडिशन नहीं थी। The space and receptivity to experimentation was considerably, and you are not afraid of transgressing or trespassing a limit जो ट्रेडिशन लोगों पे हावी कर देती है। फिर जो दूसरी बात थी वो ये कि some people, not one people, but some people fortuitously found room to work unrestricted। वसाइल कम थे, यानी वसाइल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना फ्रीडम इम्पोर्टेंट। तो उसकी वजह से छोटे छोटे क्लस्टर बन गए, और वो उन क्लस्टर्स ने एक वैरायटी जिसे हम कहते हैं, अगरचे वो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत थी पहले, because all the early painters were trying to adjust themselves to what I call imported images, imported ideas, imported techniques। और शुरू में वो बहुत नामानुस लगती थी कि क्या ये तस्वीर है, ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, मुझे तो अनन्नास नजर आता है। लेकिन उसमें दो वजह से एक तो ये कि आर्ट की और पेंटिंग की तालीम पे इलीट का कब्जा नहीं हो सका। It remained open to very poor people। यानी this is something that I sometimes wonder, क्योंकि अगर मुझे याद हो कि जो लोग पढ़ते थे वहाँ, वो तो बस का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे बहुत से। एक तो ये चीज़ आई। तो जब आप किसी स्कूल में, I'm using the school in a broader sense, जिसमें के जिसका मल्टी क्लास कैरेक्टर हो, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की एस्पिरेशंस के लोग आ सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज ही हो, और जो इस ज़माने में था कि गरीब लोगों के बच्चे भी आके पढ़ते थे और अच्छे
फ्लावरिंग होती थी। अब आप सब जो है वो मालदार का रख लीजिए और आप देखेंगे कि वो किस तरह से डिक्लाइन होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये खासतौर पर पेंटिंग में ये हुआ कि वो आए, दे बिलोंग टू ऑल क्लासेस, इनफैक्ट दे बिलोंग टू द मोर बिलोंग टू द डिसएडवांटेज क्लासेस देन टू द एडवांटेज क्लासेस। और दूसरे, चूंकि वो नए एक्सपेरिमेंटल के स्टेज में थे तो उसमें वैरायटी की बड़ी गुंजाइश थी। एक थोड़ा सा पीरियड मुझे नज़र आता है, आई डोंट नो वेदर सलीमा विल एग्री विद मी, जहाँ खासी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कन्फॉर्मिज्म थोड़ी सी नजर आती है। Yes, they went through a bad patch. Yes, that's But they broke very out. clear. But they broke out of it. The same applied to the film. Why didn't film ever break out of it? I'm talking about the entire subcontinent. It still hasn't broken out of it. इसका जवाब तो एक फ्रांसीसी फिल्म मेकर में था, शायर भी था, रेजिस्टेंस का लीडर भी था, जॉन कॉक्टो। तो उसने कहा कि ये फिल्म का मुकद्दर उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक इसको बनाने के आलात इतने सस्ते न हो जाएं जितना कलम और ब्रश। देखिए, आप रिफ्लेक्ट कर लीजिए इस पे। नहीं, वो मुझको बात समझ आती है कि अमेरिका के अंदर मसलन काला जो है उसने सिर्फ बॉक्सिंग की, जिसके अंदर कोई जरूरत, 2 ग्लव्स की जरूरत थी और किसी की जरूरत नहीं थी। मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास ब्रश नहीं है, मेरे पास बच्चे की कॉपी का फटा हुआ ड्राइंग पेपर है जी, मैं उस पर कोयले से फैमिली ऑफ बंगाल बना देता हूँ। तो हमारे पास है एक, है ना, बिल्कुल है, बहुत अच्छी है। ये जो है इसी तरीके से शेर, शेर कहने के लिए मुझे अगल के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे अंदर कुछ है तो वो निकालने के लिए, लेकिन फिल्म में मेरे अंदर जो कुछ है वो मैं निकाल ही नहीं सकता। भाई आप जैसे मैंने बताया कि खुर्शीद अनवर के साथ ये हुआ, या डब्ल्यू अहमद के साथ ये, या शौकत शाह के साथ ये हुआ, या और लोगों के साथ हुआ, तो सिनेमा मुश्किल ये है कि इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड, पीपल कॉल इट इंडस्ट्री, क्योंकि निहायत वाहियात बात है, एंड पीपल कॉल इट आर्ट, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो दोनों के से जो मिलके जो बात बनती है, अब आप ये देखिए कि अगर बंगाल में कोई एक नालायक वजीर ना होता तो सत्याजीत रे नहीं हो सकता। तो उसमें एक जैसे वो उसका है जॉन ह्यूस्टन का केस है कि वो एक फिल्म बनाना चाहता है तो स्टूडियो कहता है हम भी बनाते हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं 2 फिल्में आपकी बनाता हूँ, एक अपनी बनाऊंगा। कहा ये ठीक है। अब ये अलग बात है कि जो उसने 2 फिल्में स्टूडियो के लिए बनाई वो चली और खूब मस्त चली, और जो उसने अपने हिसाब से बनाई वो उन्होंने इतनी काटी, इतनी कदर मौत की, इतनी की, पता नहीं कहीं रिलीज भी हुई या नहीं हुई। तो ये जो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट की डिपेंडेंस है on a certain market mechanism, और मार्केट मैकेनिज्म भी ऐसी जिसमें तजुर्बा नहीं होगा। यानी बम्बई में और कलकत्ते में जो हुंडी वाले थे उन्होंने तजुर्बा इतना हासिल कर लिया था कि महबूब ने कहा था मुझे फिल्म बनानी है, पैसे चल के ले जाओ, फेल हो गए कोई बात नहीं और बना लेंगे। ये हमारे यहाँ नहीं हो सका, स्टूडियो नहीं एस्टैब्लिश हो सके, हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे वो एस्टैब्लिश नहीं हो सके। अगर आप ये देखें कि जिस ज़माने में हमारे यहाँ 130-140 फिल्में बना करती थी साल में, उसमें अगर आप ये देखें कि कितनी फिल्में नए प्रोड्यूसर ने बनाई हैं और कितने एस्टैब्लिश ने बनाई हैं। अब यहाँ बहुत बड़े फिल्म मेकर थे जो बड़े माने जाते थे, जगदीश चंद्र आनंद जी, छोड़ दिया उन्होंने। शेख मुख्तार थे जी, उन्होंने छोड़ दिया। उनके बेटे ने हिम्मत की, 2-3 फिल्में बनाई, अच्छी बनाई, माकूल फिल्में बनाई।
उसके बाद शायद गारमेंट्स का काम करते हैं। एक निसार मुराद साहब थे, और उन्होंने फिल्में तकसीम की, पैसे बनाए। ये अच्छा है कि उन्होंने एक बेटा ऐसा पैदा कर दिया कि वो अच्छा खासा एक्टर बन गया। तो ये जो कंटिन्यूटी है, आप किसी और काम में ले लें,